हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हमने पीटी 365 की जो सीरीज शुरू की थी उसमें हमने पॉलिटी की पीटी कर ली है, वो भी बस 100 मिनट्स में। तो ओनली 100 मिनट्स इन वी हैव कवर्ड पीटी 365 ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम इकोनॉमी की पीटी 365 मिनिमम टाइम में, देखो मैं कोई फिक्स टाइम नहीं बता सकता आपको, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट समझाने में, चीज़ों को बताने में टाइम लगेगा वो लगेगा। मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम करवाने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम आउटपुट आए। हमारा स्टार्टिंग से ही यही मोटो है कि मिनिमम एफर्ट देके मैक्सिमम आउटपुट कैसे दिया जा सकता है। तो उसी सीरीज में हम करंट अफेयर की सीरीज में पीटी 365 स्टार्ट करते हैं। अगर हम आपने इकोनॉमी की नहीं देखी है तो आप 100 मिनट में, आप सॉरी पॉलिटी की अगर पीटी 365 नहीं देखी है तो आप उसको 100 मिनट में कवर कर सकते हैं, यानी डबल स्पीड पे सिर्फ 50 मिनट्स में। कितना इजी है यार। 50 मिनट शायद डेली भी रिवाइज कर लो, आपको ये तो फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगी। साथ में जो मैंने पीवाईक्यू ऐड किए हैं और जो एक्स्ट्रा टॉपिक के अराउंड की जो आसपास की इंफॉर्मेशन दी है उससे काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो ये तो था हमारा, पीछे हमने क्या कवर किया। अब हम इकोनॉमी की पीटी 365 करेंगे। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस इकोनॉमी की पीटी 365 में सबसे पहले चीज़ें आपको ये पता होना चाहिए कि ये अप्रैल से अक्टूबर 2024 की है, यानी कि अपडेटेड आएंगी। इसके दो वर्जन और आएंगे, अक्टूबर से शायद दिसंबर या फिर जैन तक, और जैन से अप्रैल तक। ठीक है, मई में तो आपका एग्जाम है, तो यानी कि वो भी हम कवर करेंगे। अब मेन चीज़ ये आ गया कि इसको हम क्यों कवर कर रहे हैं, बाकी लोगों से हम डिफरेंट कैसे हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमने उस पर स्पेशल मार्क किया हुआ है। ठीक है, और मैं साथ में बताता भी रहूँगा, और आप लोग वीडियो देखने ऐसे ही मत बैठ जाना। फर्स्ट टाइम जब वीडियो देखो तो आप अपने साथ पेन एंड पेपर रखना, सो दैट जो चीज़ें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूँ उसको आप मार्क कर सकें, या फिर शॉर्ट फॉर्म में नोट्स उसके बना सकें या लिख सकें। लेकिन पूरी के नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ जो चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ वही लिख लेना है शॉर्ट फॉर्म में, क्रिस्प फॉर्म में। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़, हमारी वीडियो देखनी क्यों ज़रूरी है, और क्यों ज़रूरी है कि आप यहीं से सुने, इसी चैनल से, प्रूडेंस आईएएस। प्रूडेंस आईएएस, सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब कर दो। जो क्वालिटी गाइडलाइंस और क्वालिटी आपको गाइडेंस यहाँ से मिलेगी, वैसा कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। 1-to-1 मेंटरशिप एंड सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में दी जाती हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप यहाँ से क्या क्या आपको मिलेगा। एक तो ये जो पीटी 365 है, इसकी जो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है, दोनों का लिंकेज मिलेगा इन्फॉर्मेशन का बड़े अच्छे से। टाइम चाहे बेशक से थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपका 60-70% इकोनॉमी यहीं से हो जाएगा। और बाकी अगर आपको पता है कि इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस 20 क्वेश्चन आसपास आते हैं, तो आप प्री इकोनॉमी की जो मैंने एनालिसिस किया है, हाउ टू टैकल इकोनॉमी, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि यहाँ हमने एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट लास्ट का जो गोल्डन पंच होता है वो ऐड किया है। वो क्या है कि सर हमने यहाँ पे पीवाईक्यू ऐड किए हैं हर टॉपिक के बाद। जैसे ही हमारा टॉपिक 1 बैंकिंग वाला खत्म होगा, उसमें 5 साल के कुछ पीवाईक्यूज हमने ऐड कर दिए हैं। उसके इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पीटी 365 तो ये 101 पेज में एंड हो रही है, लेकिन हमने 141 पेज तक हमने क्या किया, 40 पेज एक्स्ट्रा ऐड किए। आप बोलोगे ये तो बर्डन हो गया, ये बर्डन नहीं है। वहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है पीवाईक्यू से ही है, वो उसको रिवाइज कर लेना, वो आपको ऑलरेडी आता है। बस मैंने आपका वैल्यू एडिशन हो जाए और रिवीजन हो जाए अच्छे से, इसलिए मैंने ऐड किया है। ठीक है, आपका इकोनॉमी 80-90% यहीं से हो जाएगा। ठीक है, तो अब बातें बहुत हो चुकी हैं। आप चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चैनल का नाम है प्रूडेंस आईएएस। प्रूडेंस आईएएस। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब बिना किसी देरी के हम इकोनॉमी स्टार्ट करते हैं। तो इकोनॉमी में जो फर्स्ट टॉपिक है वो बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ये थीम्स हैं। ठीक है, आपको थीम वाली वीडियो देख लेनी है, पता चल जाएगा थीम क्या होती है, प्रायोरिटी क्यों जरूरी है, किस टॉपिक को ज्यादा टाइम देना जरूरी है, आउटपुट इनपुट रेशियो क्या होता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट रेशियो। जैसे एक्सटर्नल सेक्टर मैंने थीम 1 में कंसीडर किया है, जैसे मैंने एग्रीकल्चर को थीम 2 में कंसीडर किया, तो ऐसे करके इन्होंने पूरी पीटी 365 को 12 पार्ट में डिस्कस किया है।
जो विजन IAS है, इन्होंने इसको ऐसे दिया है। तो अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है हमारा ब्रीफ ग्लांस एट इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ ग्लांस है। देखो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, हमें क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब है, कोई उससे ज़्यादा ना हमें एक्सपर्ट बनना है, हमें बस अपना थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियरिटी रखनी है एंड सारी चीज़ें क्या करनी है, साथ साथ में करते रहना है। तो साइज है जो इंडियन इकोनॉमी का, वो फिफ्थ लार्जेस्ट है। इंडियन इकोनॉमी जो है फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी के टर्म में, याद रखना जीडीपी के टर्म में है ये। पीपीपी के टर्म में अगर कोई पूछ ले, परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म में, इंडियन जो इकोनॉमी है वो थर्ड नंबर पे है। उसके बाद टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट जो टैक्स है वो 56.72% है टोटल टैक्स रिवेन्यू का। ठीक है, जहाँ पे अब देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको ऑर्डर दे सकता है रेंजिंग में, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। ठीक है, तो 2023-4 में सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर रहा था वो था पर्सनल इनकम टैक्स, सबसे ज़्यादा था। उसके बाद कॉरपोरेट टैक्स, उसके बाद था डायरेक्ट टैक्स का ऑर्डर है ये। ठीक है, उसके बाद है जी इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, देखिए इंडिया है जो सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है इंडिया का, याद रखना सेकंड लार्जेस्ट, एंड लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है। कहाँ, एशिया में, वर्ल्ड में नहीं। अगर एशिया में पूछे तो ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको याद करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इंडिया की स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रक्चरल चेंज मतलब ये बोल रहा है कि इंडिया की 1970 में क्या स्ट्रक्चरल क्या था इंडिया का जो डाटा, और 2020 में क्या हुआ। जैसे 1970 में जो एग्रीकल्चर का शेयर था इंडिया में कितना था, 73.9। अब ये डिक्रीज हुआ है, एग्रीकल्चर का शेयर डिक्रीज हुआ है, बाकी सबका इंक्रीज हुआ है। ये बात याद रखना, स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ सकता है। इंडस्ट्री का, सर्विसेज का। आउटपुट अगर कोई पूछे, एग्रीकल्चर का आउटपुट भी डिक्रीज हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंज एम्प्लॉयमेंट में था। देखो एम्प्लॉयमेंट में एग्रीकल्चर डिक्रीज हुआ है, बाकी दोनों सेक्टर इंक्रीज हुए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। और अगर कोई आउटपुट शेयर में पूछे तो एग्रीकल्चर का प्राइमरी में क्या हुआ है, एग्रीकल्चर का आउटपुट में भी डिक्रीज हुआ है, लेकिन बाकी सबका इंक्रीज हुआ है। अगर सबसे ज़्यादा इंक्रीज पूछे तो किसका हुआ है, सर्विस सेक्टर का इंक्रीज हुआ आउटपुट में। उसके बाद दूसरे नंबर पे इंडस्ट्री का एंड एग्रीकल्चर का तो डिक्रीज हुआ ही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं एंड आगे चलते हैं अब हम। इंडिया का एक्सटर्नल डेट, इंडिया का जो डेप्ट है एक्सटर्नल डेप्ट वो 663.8 बिलियन है। कितना है, 663.8 बिलियन। तो ये तो याद रखने की जरूरी नहीं है इतनी फिगर। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन इतना है, ये कुछ नहीं है। इंडिया का मतलब ये बोल सकता है कि लॉन्ग टर्म लोन ज्यादा है या शॉर्ट टर्म, तो ये स्टेटमेंट बना सकता है। और ये शायद PYQ में भी आया तो इसलिए इन्होंने भी दे दिया। तो लॉन्ग टर्म लोन इंडिया का ज्यादा है। ठीक है, इंडिया का एक्सटर्नल डेट टू GDP रेशियो वो डिक्रीज हुआ है, 19% था जो कि अब 18.7%, मामूली सा डिक्रीज हुआ है। ये भी पूछ सकता है। यानी कि एक्सटर्नल डेट कितना है इंडिया का, एक्सटर्नल डेट डिवाइड बाय जीडीपी के रेफरेंस में। कंपोनेंट क्या क्या है, इंडिया जहाँ से पैसा ले रहा है, US डॉलर से सबसे ज्यादा ले रहा है, इसको भी रेंजिंग में लगा सकता है, पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा कहाँ से ले रहा है। उसके बाद सबसे ज्यादा है इंडियन रुपीज में ले रहा है, बोल देगा कि इंडियन रुपीज में ले रहा है, नहीं हम US डॉलर में ले रहे हैं, येन में ले रहा है इंडिया, और SDR में ले रहा है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, SDR के बारे में बताइए मुझे, क्या है, कौन इशू करता है, क्या ये करेंसी है या क्या है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने कमेंट करना है। अब आ गया सर बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, ये RBI बनाता है। फिजिकल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ, RBI का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे USA का अपना है ऐसे ही सब कंट्रीज का अपना है, तो ये RBI इंडिया का है। अब ये न्यूज में क्यों है, RBI ने क्या किया, स्टडी रिलीज की है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन पर। अब सिर्फ इतनी ही न्यूज है, अब ये तो स्टडी तो पता नहीं कितने लोग रिलीज कर देते हैं। ये न्यूज आई क्यों, ये क्यों बोल रहे हैं विजन वाले, क्यों इस न्यूज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि सर RBI एक थीम है सर। RBI से सर एंड मैम बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो RBI पे अगर कुछ भी होगा ना, अगर छोटी मोटी चीज भी हुई तो वो लोग ये न्यूज में देंगे, उस बहाने आप लोगों का RBI रिवाइज हो जाए। चाहे RBI के ऊपर से एक चिड़िया उड़ जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए आसपास, वो न्यूज में है क्योंकि वो थीम है। इनका भी मेन मकसद ये होता है थीम को कवर कराना। ठीक है, RBI की ये बात आ गई। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ये सेट ऑफ एक्शन होता है जो कि
अवेलेबल होता है नेशनल के जो सेंट्रल बैंक हैं उनको। उनको काम क्या होता है कि प्राइस की स्टेबिलिटी बना के रखना और इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करना। दोनों चीजें, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ानी है और प्राइस भी ज्यादा नहीं बढ़ने देना है। तो इसके लिए जो पॉलिसी सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री के फॉलो करते हैं उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। तो ये कौन फॉलो करता है? अपना आरबीआई। ये इसको रिलीज करता है, इशू करता है, डायरेक्शन देता है। इससे काफी चीजें इम्पैक्ट होता है। अब जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है इसका बैकअप जो है, ये पूछ सकता है कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन है? नहीं, इसको एक स्टेचुटरी बैकअप दिया गया है जो कि अमेंड किया गया था 2016 में, क्योंकि इसमें एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। उर्जित पटेल ने इसको क्या किया था, रिकमेंड किया था। एंड इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 3 मेंबर्स गवर्नमेंट के होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं। आरबीआई का जो गवर्नर होता है, आरबीआई के गवर्नर, वो उसके चेयरमैन होते हैं। उनके पास कास्टिंग वोट होते हैं। ठीक है, आई होप ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आई होगी। इसका जो प्राइमरी एम क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ये इन्फ्लेशन के टारगेट को फिक्स करते हैं 5 साल के लिए। अब 2016 में बनी थी, तो ये क्या किया इन्होंने, 5 साल के लिए जब टारगेट फिक्स किए तो 2021 तक कर दिए। ठीक है, अब 2021 में फिर से 5 साल के लिए टारगेट फिक्स किए, इन्फ्लेशन इतनी ही रखनी है, वो है 2026 तक। अब इन्फ्लेशन रखनी कितनी है, मेन चीज ये मैटर करता है। इन्फ्लेशन रखनी है इंडिया को 4%, 4 ± 2, यानी कि अगर 4 में से 2 घटा दें तो 2 आ गया, और 4 में 2 जोड़ दें 6, यानी 2 और 6, 2 एंड 6 के बीच में ये इन्फ्लेशन है जो वो रखनी है, इन्फ्लेशन का रेट। कब तक? टिल मार्च 2026। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। आरबीआई के जो टूल है मॉनेटरी पॉलिसी को, आरबीआई जो है मार्केट में जो चीजें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए 2 टाइप के टूल यूज करता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, डायरेक्ट एक्शन नहीं लेता आरबीआई, क्या करता है इनडायरेक्ट रूप से करता है, इनको ध्यान रखना। ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल पूछे तो क्या है, इनडायरेक्ट है, लेकिन क्वालिटेटिव डायरेक्ट है। अब क्या करता है इसमें आरबीआई, मान लो ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक कागज का टुकड़ा होता है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैंप होती है, जिसको बेचा और खरीदा जाता है। ठीक है, मार्केट में। अब मार्केट में उसकी क्या डिमांड चल रही है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मार्केट में पैसा कितना है। तो ये सारी चीजें जो है उसमें आरबीआई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है, अगर मान लो आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, 10 गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, अब आरबीआई इसको सेल करेगा, तो क्या आरबीआई सेल करेगा तो मार्केट से पैसा किसके पास जाएगा? अभी 1 मिनट में ऐड कर लेता हूँ, एक पेज ऐड कर लेता हूँ सो दैट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं एक पेज ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को बता देता हूँ। तो मान लो ये आरबीआई है, आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी 10 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी हैं। ये क्या गया, ये गया मार्केट में। ये मार्केट है, मार्केट में बहुत सारे कस्टमर हैं, मार्केट में बहुत सारे पीपल हैं। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच रहे हैं। तो जो मार्केट के पास पैसा था, लोगों ने इसको खरीद लिया। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या किया, लोगों ने परचेज कर लिया। परचेज कर लिया तो लोगों को पैसा तो देना ही पड़ेगा आरबीआई को। आरबीआई के पास पैसा आ गया। इट मीन्स आरबीआई ने क्या किया, मार्केट से पैसा सक कर लिया। ठीक है, खींच लिया। ठीक है, ड्रेन कर लिया। ठीक है, तो इट मीन्स मार्केट में लिक्विडिटी कम हो गई। ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। अगर लिक्विडिटी मार्केट में कम हो गई तो इट मीन्स क्या हुआ, मार्केट में बैंक्स के पास भी एंड ऑल अदर्स जो भी कस्टमर्स हैं उनके पास भी पैसे कम होंगे। अगर पैसे कम होंगे तो बैंक्स उधार भी कम देंगे, डेट भी उधार कम देंगे। देंगे भी तो किस रेट पे देंगे, हाई रेट पे देंगे। तो हाई रेट पे लोग लेंगे उधार? नहीं, पब्लिक तो नहीं लेगी। अगर पब्लिक उधार नहीं लेगी तो पब्लिक के पास पैसा होगा? नहीं, पब्लिक के पास तो पैसा नहीं होगा, बहुत कम होगा। अगर पैसे आपके पास नहीं है तो आप कोई चीज परचेज कर पाओगे? नहीं, कम परचेज कर पाएंगे। अगर परचेज आप लोग नहीं कर पाए, अगर कोई चीज आप परचेज नहीं कर पाओगे तो उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? डिमांड, वो तो डिक्रीज हो जाएगी। अगर डिमांड डिक्रीज होगी तो प्राइस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर प्राइस डिक्रीज होगा, डिमांड डिक्रीज होगी, तो प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गया
तो इसका मतलब जो चीज़ें बन रही थी, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर एम्प्लॉयमेंट कम हो गया तो क्या हो गया, फिर इससे क्या होगा, क्राइसिस भी आ सकता है अगर ये ज़्यादा बड़े लेवल पे हुआ तो। ठीक है, तो ये एक पूरा सर्कल है जो आपको समझना बड़ा ही ज़रूरी है। ठीक है, हालांकि ये टेम्परेरी तौर पे डिक्रीज इंक्रीज होता रहता है। तो आरबीआई क्या करता है कि जो की मार्केट की स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों को बैलेंस करते हुए आरबीआई जब मन करता है वो सिक्योरिटी को परचेज कर लेता है, जब मन कर देता है वो सिक्योरिटी को क्या कर देता है, बेच देता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यही कॉन्सेप्ट पूरी इकोनॉमी में चलेगा। ठीक है, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब के थ्रू आपका यही कॉन्सेप्ट चलेगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बेशक से आप वीडियो को फिर से देख सकते हो अगर ये नहीं आया रिपीट करके। ठीक है, तो अब फिर से चलते हैं फर्स्ट टॉपिक पे, कहाँ गया, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट हर जगह यही घूमेगा कॉन्सेप्ट। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन में अब बैंक रेट क्या होती है, अगर आपका स्टैटिक क्लियर है बैंक रेट, बैंक को जिस रेट पे आरबीआई पैसा देता है लंबे समय के लिए। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, बैंकों को जो पैसा रखना होता है, बताओ इस पे इंटरेस्ट लगता है या नहीं, कैश CRR पे। SLR, बैंकों को ये भी रिजर्व रखना होता है, ये दोनों रिजर्व रेशियो होते हैं। ठीक है, यानी कि बैंकों को ये चीज़ें रिजर्व होनी है, बैंक लोन नहीं दे सकते। बैंक के पास 100 रुपये है, उसको 4 रुपये CRR रखना है और 16 रुपीज़ उसको SLR रखना है। तो बैंक सिर्फ कितना लोन दे सकते हैं, सिर्फ 80% वापिस लोगों को उधारी पे। इसी से तो बैंक की इनकम होती है। ठीक है, अगर मान लो ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ा दी, ये 16 की जगह 26 कर दी और ये 4 की जगह मान लो 5 कर दी, यानी कि बैंक सिर्फ अब कितना दे सकते हैं, ठीक है, 69 ही दे सकते हैं। यानी कि पहले 80 दे सकते थे, अब 69, यानी कि बैंकों के पास पैसा कम हो रहा है ना। अगर SLR, CRR या फिर बाकी जो चीज़ें हैं आगे मैं बताता रहूँगा। जैसे मान लो रेपो रेट, रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट पे आरबीआई बैंकों को पैसा देता है। ठीक है, अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट बढ़ा दिया, यानी कि रेपो रेट बढ़ा दी कि हम 4% नहीं 5% पे देंगे पैसा, तो बैंक पैसा लेंगे नहीं, बहुत कम लेंगे क्योंकि बढ़ गया। तो बैंकों के पास पैसा ही नहीं है तो लोगों के पास पैसा आएगा नहीं, फिर से वही सर्कल घूम जाएगा, प्राइस कम हो जाएंगे, डिमांड कम हो जाएगी, वही बातें। ठीक है, सिमिलरली ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक मान लो रिवर्स रेपो रेट है, मान लो रिवर्स रेपो रेट, आर रिवर्स रेपो रेट, ये क्या है, आरबीआई है, ये क्या है, बैंक है। अब बैंक ने, और रिवर्स रेपो रेट होती क्या है, जिस रेट पे आरबीआई बैंक से पैसा लेता है, उधार, उधार भी ये लगा लो लिक्विडिटी को सक करने के लिए ले लेता है। तो रिवर्स रेपो रेट अगर आरबीआई ने बढ़ा दी, मान लो इधर मान लो लोग हैं, पीपल है, तो अगर रिवर्स रेपो रेट उन्होंने बढ़ा दी, पहले तो 4% पे ले रहा था आरबीआई, अब कहता है कि हम 6% पे लेंगे बैंकों से पैसा, और इधर लोगों को, फिर लोगों को ज्यादा पैसा देगा बैंक या आरबीआई को, आरबीआई को देगा, लोगों के पास क्यों देगा। तो बैंक के पास तो सेफ देखेगा ना बैंक का, आरबीआई कभी पैसा नहीं मारेंगे लोग, तो हो सकता है पैसे वापिस ही ना दें, एनपीए बन जाए। तो यानी कि अगर रेपो रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ जाए, ठीक है, इट मीन्स लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाएगी, लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाएगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा टाइम टेकिंग है तो इसलिए मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये सारी क्या है, काफ़ी वो हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। आई थिंक आपने स्टैटिक में पढ़ी होगी। क्वालिटेटिव टूल, अब आ गए सर क्वालिटेटिव टूल। क्वालिटेटिव मतलब आरबीआई क्या करता है मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी को कंट्रोल करने का काम करता है कि किस तरीके से किया जाए। जैसे क्रेडिट, किसको क्रेडिट देना है किसको नहीं, ठीक है, रेगुलेशन क्रेडिट का, कंजम्पशन, वेरिएशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन की कितनी रिक्वायरमेंट है, मोरल सुएशन, वैसे सुझाव नहीं दे देते हैं जो बड़े लोग कि ऐसे कर लो, ऐसे सुझाव दे सकता है बैंकों को कि ऐसे मत करो ऐसे कर लो, इस तरीके से भी वो कंट्रोल करता है आरबीआई। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट एक्शन भी ले सकता है क्योंकि आरबीआई के अंडर ही काम करते हैं सभी बैंक्स वगैरह। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को काफ़ी समझ में आ रही होंगी यहाँ तक। अगर यहाँ तक नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया समझ में तो आप अभी भी कमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ कभी मत भूलना, क्या नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना,
99% लोग ऐसी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, ऐसी वीडियो देख रहे हैं 99% जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो यार ज़्यादा लोगों के साथ रीच बढ़ेगी एंड मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा काम करने का। तो आई होप आप लोग इसको शेयर भी करोगे एंड लाइक भी करोगे। तो अब ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेता हूँ, फिर से आगे बढ़ता हूँ। फिर से आगे बढ़ने में क्या है अगला टॉपिक। अब देखो आरबीआई स्टीरलाइजेशन। स्टीरलाइजेशन का मतलब क्या है, आरबीआई लिक्विडिटी को क्या कर लेता है, अगर दिखे कि मार्केट में पैसा ज़्यादा है, चलो फिर से एक बार और टेबल बना के आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। वैसे तो आप लोग पता नहीं समझोगे या नहीं समझोगे, लेकिन समझाता हूँ मैं फिर से आप लोगों को। खाली पेज अगर मुझे मिल गया तो हाँ, तो क्या है कि मार्केट में अगर एक्सेस लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा, ठीक है। अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो क्या होगा, ये चीज़ें आप लोगों को करनी है। अब बताओ लिक्विडिटी ज़्यादा है तो आरबीआई क्या करेगा, लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ाएगा या कम करेगा, कम करेगा। आरबीआई का काम क्या है, लिक्विडिटी को सक करना, ठीक है। आरबीआई का क्या काम है, लिक्विडिटी को सक करना। तो आरबीआई का काम है स्टेबलाइजेशन का, कम है तो उसको बढ़ाएगा और ज़्यादा है तो उसको कम करेगा, ठीक है। चलो पता नहीं ये कहाँ आ गई, इसमें आ गया, कोई बात नहीं, फिर भी ये खाली पेज है, देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, मान लो ये आरबीआई है, ये मार्केट है, मार्केट के पास ना मनी काफ़ी ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है, मनी, मनी वेरी हाई है। तो इससे क्या होगा, मनी अगर ज़्यादा है, अभी आरबीआई कुछ नहीं कर रहा, देख रहा है कि मनी मार्केट में बढ़ रहा है, ठीक है। इट मीन्स बैंक के पास भी काफ़ी पैसा है। अगर बैंक्स के पास पैसा, तो बैंक कभी अपने पास रखते हैं नहीं, बैंक लोन दे देंगे, वो भी लो रेट पे, लो रेट पे, काफ़ी लो रेट पे। तो बैंक अगर लोन दे देंगे तो कौन है जो कम रेट पे लोन नहीं लेना चाहेगा, लोग लेंगे। अगर लोन लेंगे लोग तो लोगों के पास क्या आएगा, मनी होगा बहुत सारा। अगर लोगों के पास मनी होगा तो लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, परचेज करेंगे चीज़ें, परचेज करेंगे, बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। उससे क्या होगा, उससे डिमांड बढ़ेगी चीज़ों की, उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो इट मीन्स चीज़ों की अगर डिमांड बढ़ेगी तो इसका मतलब उसका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन अगर बढ़ाना पड़ गया, प्राइस तो उनका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। इट मीन्स क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी वैसे तो, ठीक है। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अगर ये चीज़ें ज़्यादा एक्सेस हो जाए, एक्सेस, तो ये देखो इन्फ्लेशन भी कितनी हाई हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, ठीक है। और जो ये मतलब कि एक गिनी कोफिशिएंट होता है, इनइक्वालिटी भी बढ़ेगी उससे। आप लोगों को समझ में आ जाएगा, गिनी कोफिशिएंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, इनइक्वालिटी भी बढ़ेगी। तो आरबीआई क्या करता है, फिर क्या करता है, इंटरफियर करता है आरबीआई, इंटरफियर मार्केट में। आरबीआई क्या करता है, एक्सेस जो लिक्विडिटी है उसको सक कर लेता है, किसके थ्रू, स्टीरलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। पता चल गया ना आरबीआई का क्या काम है, स्टेबिलिटी। आरबीआई का मेन काम क्या है, स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन को स्टेबल रखना, लिमिट में रखना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को स्टीरलाइजेशन का मतलब समझ में आया होगा। स्टीरलाइजेशन में किस किस टूल का यूज करता है, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर मैंने एग्जांपल दिया था, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, इन सब का ये यूज करता है। अब देखो आप लोगों को मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया, अब मुझे दोबारा समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही समझ जाओगे। एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी, जब आरबीआई को मार्केट में पैसे फेंकने होते हैं तो ये पैसे ये बनाता है। जैसे मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करेगा, खरीद लेगा, तो मार्केट में पैसा जाएगा ना, लोगों से खरीदेगा तो लोगों के पास पैसा जाएगा, ठीक है। सीआरआर को क्या कर देगा, कम कर देगा, एसएलआर को कम कर देगा, रेपो रेट को कम कर देगा, रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगा, बैंक रेट को कम कर देगा,
इससे क्या होगा, मार्केट में पैसा चला जाएगा, मार्केट में पैसा होगा तो देख लो फिर वही चीजें होंगी। कॉन्ट्रैक्शन करना है तो इसका उल्टा कर दो, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। ठीक है, ओपन मार्केट के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करेगा या फिर सेल करेगा, बताओ। कमेंट करो अपने चैनल में, कमेंट ज्यादा से ज्यादा लोग करो। ठीक है, तो बताओ, ये क्वेश्चन ही है। अब भी अगर समझ में नहीं आया तो फिर इतनी इजी लैंग्वेज में आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। देखो, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके बारे में मैंने बता दिया था, ये स्टेचुटरी बॉडी है, बात याद रखना। 6 मेंबर होते हैं, गवर्नर, कास्टिंग वोट 4 मेंबर, कोरम 4 लोग प्रेजेंट होने चाहिए 6 में से, यानी कि 2/3, और 4 बार मिलती है, यानी हर 3 महीने में एक बार मिलती है। अब इम्पोर्टेंट है क्योंकि आरबीआई थीम है। अब आ गया वेरिएबल रेपो रेट। अब जब ये वेरिएबल रेपो रेट की बात आई तो देखो, वेरिएबल रेपो रेट का मतलब क्या है, सिर्फ इसकी आपको क्या पता होनी चाहिए, आपको सिर्फ एक टर्म की नॉलेज होनी चाहिए, है क्या। आरबीआई ने इंजेक्ट किए 25,000 करोड़ वाया वेरिएबल रेपो रेट टू एड्रेस लिक्विडिटी डेफिसिट। बैंकों के पास लिक्विडिटी नहीं थी तो आरबीआई ने इस टूल का यूज कर लिया, वीआरआर। ठीक है, अब ये क्या है, वेरिएबल रेपो रेट इज, देखो रेपो रेट तो हमें पता ही है, मतलब रेपो रेट, अब नाम से ही पता चल जाएगा, वेरिएबल, वेरी कर रही है, या तो रेपो रेट क्या होगी, बढ़ा दी होगी या कम कर दी होगी। तो ये एक ऐसी रेट होती है जो कि रेपो रेट से तो कम होती है, रेपो रेट से कम और रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा। मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है तो कह रहा है कि ठीक है यार, पैसे ले लो बैंक्स वगैरह, तुम लोग, पैसे तो है ही नहीं मार्केट में, डिमांड बढ़ जाएगी, तो इसलिए हम थोड़ी सी रेपो रेट से कम रेट पे ही पैसे दे देंगे। लेकिन रिवर्स रेपो रेट से ऐसे नहीं कि रिवर्स रेपो रेट से भी कम देंगे, नहीं, उससे ऊपर ही रखेंगे, नहीं तो आरबीआई को फायदा क्या होगा। ठीक है, तो ये है, तो सक करता है ये लिक्विडिटी को, एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है रिवाइज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स। इसमें क्या है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, अब क्या किया कि गवर्नमेंट ने जो बैंक्स वगैरह है वो इंक्लूसिव नहीं थे इतने ज़्यादा। ठीक है, तो जो वल्नरेबल सेक्शन है, वल्नरेबल जो सेक्टर हैं, उन सबको इंक्लूड नहीं करते थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि बैंकों के ऊपर कंपलसरी कंडीशन लगा दी कि उनको इन सेक्टर्स में उनको इन्वेस्ट करना ही करना है, अपनी मनी का इतने %। तो इसी को बोला जाता है प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी देनी है किनको, लैंडिंग इन बैंक्स को। ठीक है, तो प्रायोरिटी सेक्टर जो लैंडिंग नॉर्म्स हैं उसमें देखो क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, इसके लिए ये थे तो पहले ही, लेकिन इसकी जो गाइडलाइन है उसको फिर से रिवाइज कर दिया। अब ये क्यों आया न्यूज में, क्योंकि सर एंड मैम ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एक थीम है, आरबीआई के ही अंडर में है ये भी, आरबीआई ही करता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइन। ठीक है, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्टर विद लो एवरेज लोन साइज, जिस डिस्ट्रिक्ट में एवरेज लोन का जो साइज है वो कम है, लो है, उसके लिए, और जिसमें ज्यादा है, क्या क्या कंडीशन होगी ये देखो। इंसेंटिव जो फ्रेमवर्क है, इंसेंटिव, इट एस्टेब्लिश एन इंसेंटिव फ्रेमवर्क फॉर डिस्ट्रिक्ट विद लोअर क्रेडिट फ्लो स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 25 से स्टार्ट होगा फाइनेंशियल ईयर। मोर वेटेज यानी कि 125% विल बी गिवन टू फ्रेश प्रायोरिटी सेक्टर लोन, फ्रेश को कितना दिया जाएगा, 125, इन डिस्ट्रिक्ट वेयर लोन अवेलेबिलिटी इज लो, जहाँ पे जो लोन अवेलेबिलिटी है वो 9,000 पर पर्सन से भी लो है, 9,000 भी नहीं है एक पर्सन के पास लोन। डिसइंसेंटिव, ये तो इंसेंटिव दिया जाएगा जिसके पास लोन अवेलेबिलिटी ऑलरेडी ज़्यादा है, 42,000 पर पर्सन जिसकी एवरेज से ज़्यादा है, उनके उनके लिए वेटेज है वो 90% है। ठीक है, ये तो थी बात। अदर डिस्ट्रिक्ट का अदर है। ठीक है, तो with the exception of outlying district with low credit availability and those with loan high size, all other district will continue to have current importance level, बाकी सबका importance level वही रहेगा 100%। MSME के लिए all bank loans to MSME shall qualify for classification under priority sector lending, जितने भी बैंक्स हैं वो सब इसके अंडर में क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं बैंक्स के लोन MSME के लिए। ये स्टेटमेंट डायरेक्ट भी आ सकती है, ऑल बैंक्स लोन। अब ठीक है, वो मैं सिखाऊंगा। उसके बाद व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ये मैंने बता दिया है आप लोगों को। ठीक है, एंश्योर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी मैंने बता दिया है। प्रायोरिटी सेक्टर फॉर्मलाइज 1972 में, ये कोई इंपॉर्टेंट है, गाडगिल और घोष कमेटी, ये भी फैक्चुअल है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसका प्रायोरिटी लैंडर सेक्टिंग
जो सॉरी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, मान लो बैंक ए है, बैंक ए है, बी है और सी है। ए ने भी अपने पूरे कर लिए टारगेट, बी ने भी, लेकिन सी ने नहीं किया। लेकिन बी ने क्या किया, अपने टारगेट से 20% ज्यादा अचीव कर लिया। तो जो बी के सर्टिफिकेट्स हैं, बी क्या कर सकता है, अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सी को बेच सकता है अगर सी के पास 20% की कमी है। जैसे कार्बन क्रेडिट नहीं होता है, वैसे ही कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये थोड़ा सा समझ में आएगा। यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है वो सर्टिफिकेट्स भी हैं, वो ट्रेडेबल सर्टिफिकेट्स हैं जो अगेंस्ट प्रायोरिटी सेक्टर लोनों बैंक्स के अगेंस्ट की इशू किए जाते हैं। ठीक है, तो कैटेगरी क्या है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर में, ये भी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो मैक्सिमम इतनी ज़्यादा कैटेगरी हैं, अब हमें क्या पता है, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। उसके बाद दिस सेक्शन हैव फर्दर सब टारगेट, इन सेक्शन के अंदर फर्दर सब टारगेट भी हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ काफ़ी। फॉर द कैटेगरी ऑफ वीकर सेक्शन लाइक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SCs, ST, पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें हैं। टारगेट या सब टारगेट्स फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक। एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो रहा है, अलग अलग टाइप के जितने भी बैंक है ना, उनके लिए जो टारगेट्स हैं और सब टारगेट्स हैं वो अलग अलग हैं। देखो ये फैक्चुअल है, काफ़ी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ठीक है, लेकिन दो तीन चीज़ें याद रखो, जैसे ना AN जो रीजनल रूरल बैंक और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, इनके लिए 75% है ANBC का, एनुअल नेट बैंक क्रेडिट का 75%, या फिर CEOBE। ठीक है, CEOBE क्या होता है, क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। इन दोनों में से जो भी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा हो, जैसे 75% ANBC हो या CEOBE हो। ठीक है, इन दोनों का 75% है, ये बात बिल्कुल भूलनी नहीं है। और जो कमर्शियल बैंक है, डोमेस्टिक बैंक जिसकी डोमेस्टिक कमर्शियल, और जो फॉरेन बैंक है जिनकी ब्रांचेज 20 से ज़्यादा, उनका 40% टारगेट है। अब इसमें से भी 40 में से भी 18% जो है इन्होंने कहाँ देना है, एग्रीकल्चर। ठीक है, उसमें से भी 10% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को देना। कितनी अच्छी स्कीम है। ठीक है, जिसकी लेस देन 20 है उसका कोई टारगेट नहीं है। रीजनल रूरल बैंकों के लिए इतना है, इनका भी टारगेट यही है। और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए सेम एज डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक जो ये है वही है। उसके बाद है माइक्रो एंटरप्राइजेस, 7.5% ऑफ ANBC और CEOBE, अपना जो इतना क्रेडिट है उसमें से 7.5% इनको देना है, इनका बाकी का सबका 7.5 है। उसके बाद 12% है सेम एज डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक। ठीक है, ये 15% है, ये सेम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्या रहेगा। अगला टॉपिक है मिबोर, मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट। अब ये होती क्या है, ये देखो। सबसे पहले इट इज एन इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क यूज्ड बाय बैंक टू बोरो अनसेक्योर्ड फंड इन इंडियन इंटरबैंक मार्केट। इंटरबैंक मार्केट में मान लो बैंक ए है, बैंक बी है, तो इन दोनों को आपस में अगर परचेजिंग बोरोइंग करनी है अनसेक्योर्ड फंड की, तो उसके लिए जो रेट यूज होगी उसको बोलते हैं मिबोर। ठीक है ना, तो पब्लिश कौन करता है इसको, FPI। ये डेली बेस पे करती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछ लेगा मंथली, वीकली। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी हैबिट है। उसके बाद ट्रेडर एग्जीक्यूट्स ऑन नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम और NDS कॉल सिस्टम इन फर्स्ट आवर। ठीक है, तो फर्स्ट आवर में ही होता है ये। अब इससे पहले ना LIBOR थी, लिबोर। लिबोर से फिर सब लोग अपने अपने स्टार्ट कर दिया। ग्लोबल बेंचमार्क रेट थी बैंक को उधार देने के लिए। एक होती है कॉल मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट होते हैं जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक एक दूसरे को उधार देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। एक होता है सिस्टम ऑफ अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट, ये की टर्म इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, दैट अलाउ banks to choose rate from a basket of currency rather than British pound international for financial transactions। ये जो RBI है इसने इसको एस्टेब्लिश किया ARR को। इसमें क्या है कि अपनी करेंसी खुद चूज करोगे किसके बेस पे वो कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके बेस पे लगाएंगे। ठीक है, तो RBI ने ये बोला है।
ये एफबीआईएल के बारे में कुछ नहीं है, रेगुलेट किए जाते हैं बस आरबीआई के द्वारा, ये याद रखना। जैसे बाकी सबकी अलग अलग है कंट्रीज की। नेक्स्ट, आरबीआई सर्कुलर ट्रांसफर कैसे करता है। आरबीआई भी एक इंस्टीट्यूशन है, आरबीआई की जो इनकम होती है और आरबीआई का जो एक्सपेंडिचर होता है, अगर इनकम ज़्यादा आरबीआई की तो आरबीआई को फायदा होगा, तो वो सरप्लस जो होता है वो बैंक को भेज देता है आरबीआई, ठीक है। तो अब बैंक को दे देता है, तो अभी देख लो आरबीआई की इनकम कहाँ से होती है और आरबीआई का एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होता है। आरबीआई की इनकम के साधन है रुपीज सिक्योरिटी हुआ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हुआ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हुआ। उस पे जो जैसे ना लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी को एडजस्टमेंट करने के लिए आरबीआई ने जो फैसिलिटी दे रखी है बैंक्स को, जिस रेट पे देता है। मार्जिनल स्टैंडिंग, जब उनको कहीं से पैसा नहीं मिलता तो रेपो रेट से भी ज्यादा रेट पे जब बैंक पैसा लेते हैं आरबीआई से, तो आरबीआई का तो फायदा ही होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद क्या है, ये इसके चीजें हैं। लोन जो आरबीआई देता है, एडवांस देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने सबसे पैसा लेता है आरबीआई, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉइज, उसके बाद इंटरेस्ट जो अर्न करता है आरबीआई फॉरेन सोर्सेज से, जैसे फॉरेन करेंसी एसेट्स, इन सब चीजों से, तो वो आरबीआई की इनकम में काउंट होता है। उसके बाद एक्सपेंडिचर क्या होगा, जो एम्प्लॉइज की सैलरी वैलरी है, ठीक है, रिस्क प्रोविजन है, जो कॉन्टीजेंसी फंड है, एसेट डेवलपमेंट फंड है, ये सारी चीजें क्या है आरबीआई की, ये सारी चीजें क्या है आरबीआई की एक्सपेंडिचर है, ठीक है। उसके बाद सीएफ और एडीएफ, ये दो है एसेट डेवलपमेंट फंड, ठीक है। ये क्या होता है, प्रोविजन मेड टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज एंड एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशन एंड टू मेंटेन इंटरनल कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या, प्रिंटिंग ऑफ नोट्स, एजेंसी चार्ज एंड एम्प्लॉइज कॉस्ट, ये सारे क्या एक्सपेंडिचर है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरबीआई का एडीएफ फंड क्या होता है और कॉन्टीजेंसी फंड क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारा मेंस का है, मैं लगा हम कमेटी वाला, ये कुछ नहीं है। ट्रेंड से क्वेश्चन पूछ लेता है, ट्रेंड है ना कभी भी कंसिस्टेंट नहीं होता, पूछ लेता है लास्ट 10 ईयर से लगातार बढ़ रही है, ये घट रही है, नहीं, क्योंकि कोविड ने सारी कंसिस्टेंसी तोड़ दी और उससे पहले भी कंसिस्टेंसी होने के काफी कम चांस होते हैं। तो ट्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमी में। वे एंड मीन एडवांस पे आ गए हम। वे एंड मीन एडवांस होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो वे एंड मीन एडवांस, ठीक है, जो स्टेट यूटी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को आरबीआई पैसा देता है जब उनके एकदम से कमी आ जाए, टेम्परेरी मिसमैच हो जाए उनकी चीजों में, उसको बोलते हैं वे एंड मीन एडवांस, ठीक है। तो नॉर्मल भी होता है और स्पेशल भी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये होता है सबसे पहले स्पेशल लेना होता है, उसको स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी भी बोलते हैं। अगर मान लो कोई भी स्टेट है, उसके पास पैसे खत्म हो गया, मिसमैच हो गया उसकी लिक्विडिटी में, तो वो स्पेशल लेगा पहले, उसके बाद वो नॉर्मल लेगा, ये बात याद रखना। तो स्पेशल पे इंटरेस्ट रेट क्या होता है, लो होता है, नॉर्मल पे ज्यादा होता है। इंटरेस्ट रेट रेपो रेट से लिंक होता है, ठीक है। बाकी फैसिलिटी भी होती है, जैसे स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी हो गई, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होगी। ओवरड्राफ्ट का मतलब आपके में अकाउंट में 500 रुपए, आप 1000 रुपए निकाल लो, बाकी बाद में कट जाएंगे। दिस वन इज द इजीएस्ट वे हाउ टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आरबीआई के एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो गवर्न किए जाते हैं। एक ये हमने आपको बताया था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी वही है, अवेल्ड बाय स्टेट अगेंस्ट द कोलेट्रल, कोलेट्रल रखना पड़ता है, ऐसे पैसे नहीं मिलते, ठीक है। गारंटी रिडम्पशन फंड, ऑक्शन ट्रेजरी बिल एटसेट्रा। CASF आर कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड एंड GRF गारंटी रिडम्पशन फंड, ये क्या है, रिजर्व फंड है जो मेंटेन किए जाते हैं स्टेट के द्वारा आरबीआई के साथ। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड व्हेनेवर फाइनेंशियल अकोमोडेशन ऑफ स्टेट एक्सीड्स इट्स HDF एंड WMA लिमिट, जब ये भी लिमिट पार हो जाए तब क्या करेंगे, वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अदर की डेवलपमेंट क्या है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, डेफिनेशन देख लो। कंसर्न है कि जो बैंक का हाई क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो हो रहा है, उनको बोला है कि कम करो यार इसको। है क्या ये क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, वो क्या है कि फाइनेंशियल मैट्रिक है जो रिप्रेजेंट करती है परसेंटेज ऑफ ए लोन हैज इश्यूड रिलेटिव टू इट्स टोटल डिपॉजिट। मान लो टोटल डिपॉजिट 100 करोड़ है, उसमें से बैंक क्या करते हैं, ज्यादातर लोन दे देते हैं। क्यों, क्योंकि बैंकों को फायदा होता है। अगर बैंकों को फायदा होता है तो आरबीआई ने कहा देखो ऐसे मत करो यार, आप सारा लोन भी नहीं देना, कुछ रिजर्व भी रखना है, तो क्रेडिट डिपॉजिट जो रेशियो है उसको थोड़ा सा हाई रखो, ठीक है, सॉरी कम रखो, सॉरी, क्रेडिट डिपॉजिट जो रेशियो है, आस्क देम टू रिड्यूस इट,
कम रखो। इट इज द रेशियो हाउ मच ए बैंक लैंड आउट ऑफ डिपॉजिट इट हैज मोबाइलाइज्ड, ठीक है, जितना जो डिपॉजिट था, ठीक है, उसके बावजूद उसने बैंक ने कितना उधार दिया, ठीक है। अगर हाई क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, ठीक है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो देखो, क्रेडिट डिवाइड बाय डिपॉजिट, कितना आरबीआई ने ज्यादा क्रेडिट दिया है, कितना उसमें डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। हाई क्रेडिट डिपॉजिट अगर रेशियो है, इट मीन्स क्या है, इट मीन्स है आरबीआई ने 100 रुपए दिए, आरबीआई ने के पास डिपॉजिट आया 100 रुपए का, आरबीआई ने क्या किया, सॉरी बैंक्स ने, आरबीआई में गलती से कह रहा हूँ, 80 रुपए क्या किए क्रेडिट के रुपए में दे दिए, ठीक है। ये रेशियो कितना हुआ, 4/5, यानी कि 0.8। मान लो आरबीआई के पास, सॉरी आरबीआई निकल रहा है, मुंह पे चल रहा है, डिपॉजिट आया बैंक के पास 100 रुपए, बैंक ने उधारे दिए सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5, ठीक है। मीन्स बैंक को आरबीआई ये कह रहा है कि भाई इतने उधार मत दो, ज्यादा पैसों के लालच में मत पड़ो, ठीक है, तो आप इसको रिड्यूस करो, जैसे 0.8 तो ज्यादा है, ठीक है, तो फिर इन्होंने कहा है कि इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी, इसमें कुछ ज़्यादा बाकी करना है नहीं। आरबीआई जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है आरबीआई की, उसमें जो ये कुछ नहीं है, याद रखना कुछ नहीं है इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को निकालता है आरबीआई, निकालता है, बस ये याद रखना। इसमें बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल और पेंशन सेक्टर ये सब इंक्लूड होते हैं। 0 का मतलब होता है कंप्लीट एक्सक्लूजन, 100 का मतलब फुल इंक्लूजन, ठीक है। 3 ब्रॉड कंपोनेंट, एक्सेस, यूजेज एंड कुछ नहीं थे। आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम, ओम्बुड्समैन कौन होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओम्बुड्समैन होते हैं जो मतलब जितनी भी ग्रीवियंस वगैरह होते हैं उनको रिड्रेस करना, उनका सॉल्यूशन करना, तो आरबीआई ये लेके आया था 2021 में, पार्ट अल्टरनेटिव ग्रीवियंस रिड्रेस फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई, ठीक है, फॉर रिजॉल्विंग कस्टमर ग्रीवियंस इन रिलेशन टू सर्विस प्रोवाइडेड बाय रेगुलेटेड एंटिटी ऑफ आरबीआई। जितनी भी एंटिटी रेगुलेटेड की जाती है आरबीआई के द्वारा, उनकी ग्रीवियंस को सोल्व करने के लिए, ठीक है। आरबीआई ने खुद रिपोर्ट जो है एनुअल रिपोर्ट वो रिलीज किया ओम्बुड्समैन स्कीम की। तो ये सारी चीजें, ऑब्जेक्टिव क्या, कॉस्ट फ्री रिड्रेस करना कस्टमर की कंप्लेन का, ठीक है। तो कवरेज किस किस का होता है ये पूछ सकता है। ऑल कॉमर्शियल बैंक आ गए इसमें, रीजनल, रूरल, शेड्यूल, प्राइमरी, कोऑपरेटिव, नॉन शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक। उसके बाद आ गया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। उसके बाद ऑल पेमेंट पार्टिसिपेंट एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, ओम्बुड्समैन। नेक्स्ट है नोट एक्सीडिंग 3, ये ठीक है, इनका टेन्योर है, तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट है ओमनीबस फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्नाइजिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज। ओमनीबस फ्रेमवर्क, आरबीआई ने क्या किया, फाइनलाइज कर दिया एक फ्रेमवर्क रिकॉग्नाइज करने के लिए सेल्फ रेगुलेटरी जो ऑर्गेनाइजेशन है फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इंक्लूड करना प्रमोटिंग कंप्लायंस कल्चर, सपोर्ट टू स्मॉल एंटिटी को सपोर्ट करना सॉरी, एज ऑफ कलेक्टिव वॉइस ऑफ मेंबर, कलेक्ट सेक्टोरल इंफॉर्मेशन एंड एनकरेज R&D कल्चर, ठीक है। तो ये सारी चीजें करना। नेक्स्ट है यूनिवर्सल बैंक। यूनिवर्सल बैंक में क्या है, सबसे पहले देख लो होता क्या है। यूनिवर्सल बैंक आर द बैंक दैट ऑफर ए वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विस बियॉन्ड कॉमर्शियल बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सच एज इंश्योरेंस। इन सब के अलावा जो सर्विस मतलब ऑफर करते हैं, कॉमर्शियल मतलब सारी सर्विस जो ऑफर करते हैं वो क्या है, यूनिवर्सल बैंक है, ठीक है। एक सेकंड बस।
आई होप यूनिवर्सल बैंक की जो बात है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। देखो आरबीआई ने क्या किया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक होते हैं ना, अब बताओ उनके लिए जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है वो कितने परसेंट है, कितने परसेंट करनी होती है उनको कंपलसरी, ठीक है, वो बताइए। तो यूनिवर्सल बैंक वो बन सकते हैं, यूनिवर्सल बैंक जो फाइनेंशियल सर्विस के अलावा बाकी सारी के साथ साथ बाकी वाइड रेंज ऑफ सर्विस भी ऑफर करते हैं, जैसे इंश्योरेंस वगैरह भी करते हैं, जो उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। तो जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है वो भी कन्वर्ट हो सकते हैं, बट उनके लिए क्या है, एक तो कंडीशन है। अब कंडीशन देख लेते हैं क्या क्या है, कंडीशन क्या क्या है उनके लिए। एलिजिबिलिटी, ये एलिजिबिलिटी है, नेटवर्थ मिनिमम 1000 होनी चाहिए, स्टेटस शेड्यूल बैंक होने चाहिए, वो सेटिस्फैक्ट्री उनका ट्रेड रिकॉर्ड होना चाहिए 5 ईयर मिनिमम, फिजिकल जो हेल्थ है, उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट प्रॉफिट इन द लास्ट 2 ईयर, वो नेट प्रॉफिट में होने चाहिए, लॉस में नहीं। एसेट क्वालिटी, ग्रोस एनपीए जो है और नेट एनपीए मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 3% एंड 1%। जो ग्रोस एनपीए वो 3% एंड नेट एनपीए वो 1% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आगे चलते हैं। स्टॉक लिस्टिंग, उनके जो स्टॉक हैं वो रिकॉग्नाइज होने चाहिए कहाँ, स्टॉक एक्सचेंज पर, ठीक है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर। उसके बाद है प्रोमोटर रिक्वायरमेंट, नो एडिशन ऑफ न्यू प्रमोटर और चेंज टू एग्जिस्टिंग प्रमोटर इज परमिटेड, कोई भी एडिशन की जरूरत नहीं है, कोई भी चेंज अलाउ नहीं है, शेयर होल्डिंग है डाइल्यूशन प्लान के लिए। सारी चीजें याद करनी जरूरी नहीं है, मेन मेन चीज याद कर सकते हो, मिनिमम ये वर्थ रिकॉर्ड एंड ये सब चीजें, ठीक है। आगे चलते हैं। अब स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के बारे में इन्होंने दे दिया थोड़ा सा बैकग्राउंड। 2014-15 में ये अनाउंस किए गए थे, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ये रजिस्टर है, रेगुलेट किए जाते हैं, आरबीआई एक्ट 1949, लाइसेंस दी जाते हैं इनको। इसके कंप्लेन कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है वो 200 करोड़ एक्सेप्ट फॉर फ्यू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, सबके लिए नहीं है 200 करोड़, कुछ के लिए है कुछ के लिए नहीं है, तो ये नहीं आएगा। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, ये पूछ लिया इन्होंने, बता ही दिया मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। आरबीआई ने पूछा है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कि टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप ए डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, डीईएफ को क्या करें वो, उसको मतलब कि रोक दें। किसको बोला है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को। अब सबसे पहले तो इक्वलाइजेशन फंड होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड क्या होता है, ठीक है। ये जो फंड होते हैं ना वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो सेट करते हैं एप्रोप्रिएशन, किसके थ्रू, थ्रू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन के थ्रू, टू पे डिविडेंड इन फ्यूचर ईयर, कि वे जो है अपना डिविडेंड फ्यूचर ईयर में पे कर देंगे। व्हेन प्रॉफिट आर इनसफिशिएंट, मान लो अभी किसी बैंक पे प्रॉफिट नहीं है तो वो क्या करेंगे, एक फंड इश्यू कर देंगे कि वो अपना जो डिविडेंड है उसमें जो हिस्सेदारी है वो बाद में पे कर देंगे। तो आरबीआई ने इसको कहा कि ऐसे मत करो यार, अगर अगर आप लोगों को प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है। तो अब क्या है, वन टाइम मेजर में आरबीआई ने ही परमिट किया था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कि ट्रांसफर कर सकते हैं मनी को डीईएफ में, ठीक है। उसके बाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये इंपॉर्टेंट है, इनको रेगुलेट कौन करता है, ठीक है, याद रखना, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग भी रेगुलेट होते हैं एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट 2002, इन दोनों के अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं, रेगुलेट। उसके बाद है डुअल रेगुलेशन, ये तो एक्ट है। इंस्टीट्यूशन कौन कौन से, आरबीआई करता है इनको, जो बैंकिंग फंक्शन है इनके आरबीआई एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये चीज, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टेट एंड सेंट्रल रजिस्ट्रार है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को क्या करते हैं, इनको सुपरवाइज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है चीजें जो मैं बता रहा हूँ। लैंडिंग,
वही है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इनको 75% तक अचीव करने हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी इनके ऊपर प्रेशर नहीं है, मार्च 26 तक एग्रीकल्चर पर्पज के लिए लैंड कर सकते हैं। आरबीआई जो रेगुलेटरी, आरबीआई ने कैटेगराइज किया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को 4 टायर्स में, ठीक है, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4। टायर 1 में क्या है, जिसमें डिपॉजिट 100 करोड़ तक का है, 100 से 1000 करोड़ तक का टायर 2 में, टायर 3 में 1000 से 10,000 तक का, एंड 10,000 से ऊपर टायर 4 में, ठीक है। तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट है इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं स्ट्रेंथ करने के लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को। भी इनिशिएटिव याद रखेंगे हम नहीं, बस ये चीज याद रख लो, NUCFDC, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए, ठीक है। क्या करती है, रजिस्टर्ड है ये भी आरबीआई के साथ एज ए टाइप 2 नॉन एनबीएफसी, टाइप 2 एनबीएफसी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये टाइप 2 का मतलब है ये एक्सेप्ट कर सकते हैं पब्लिक फंड को या फिर कस्टमर इंटरफेस। ये ऑपरेट करेगी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सेक्टर, SRO। बस इतना ही याद रखना है, अब सारा याद रखेंगे क्यों। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, PCA, किसके लिए, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। आरबीआई ने इश्यू किया है कि भाई प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को सुधर जाओ, ठीक है। प्रॉम्प्ट कोऑपरेटिव एक्शन होता क्या है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल हेल्थ सुधारना, किसकी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की, ग्रेटर प्रिसीजन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, उनको फ्लेक्सिबिलिटी भी देना और प्रिसीजन भी, ठीक है। तो ये है। अब if no breach in risk threshold in an parameter are observed as per 4 successive quarter financial statement, फिर वो पीसीए से बाहर निकल जाते हैं अगर उन्होंने कोई भी ब्रीच नहीं किया है तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इफेक्टिव कब से होगा, यानी कि क्या प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे भी आरबीआई ये एक्शन ले सकता है, पहले नहीं ले सकता था ये इफेक्टिव होगा अप्रैल 1 2025 से। किसको रिप्लेस करेगा ये, सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क को, ठीक है जी। बताओ प्राइमरी जो, कमेंट में बताना है आप, ठीक है। प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव जो बैंक होते हैं उनको रेगुलेट कौन करता है, प्राइमरी वालों को, ठीक है, मुझे बताना है कमेंट में। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अब मुझे बोलते टाइम बड़ी शर्म आ रही है, बार बार मेरे से बोलना नहीं जाता, तो प्लीज करके सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो। नेक्स्ट है 50 ईयर ऑफ इंडियन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। इंडिया का जो फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था सेवा बैंक, वो एस्टेब्लिश हुआ था 1974 में, उसने 50 ईयर कंप्लीट कर लिए अपने। अब ये माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो मतलब छोटी, फाइनेंस मतलब फाइनेंस करना, मतलब माइक्रो क्रेडिट, छोटे लोन देना, छोटे लोगों को लोन देना। छोटे लोग नहीं होते कभी भी, बैकवर्ड जो है इकोनॉमिकली फाइनेंशियली वो बोल सकते हैं छोटे लोग ही, रॉन्ग टर्म। कोलेटरल फ्री लोन देना लो इनकम हाउस होल्ड को, जिसकी इनकम 3 लाख तक की है, ठीक है, उन्हीं को माइक्रो फाइनेंस बोला जाता है, ठीक है। तो माइक्रो क्रेडिट उसी को बोला जाता है, पुअर मार्जिनल को देना। बट ये इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट हाई करते हैं, चार्ज, ठीक है। आरबीआई रेगुलेटरी बॉडी है माइक्रो फाइनेंस के लिए इंडिया में। मेलागाम कमेटी ने रिकमेंड किया था रेगुलेट करना एनबीएफसी जो है, एमएफआई, इनको। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो वो है लिमिट है वो 20 लाख कर दिया तरुण के लिए। देखो 0 से 50,000 थी, 50,000 से 5 लाख थी, 5 से जो 10 लाख थी ना, 10 की जगह क्या कर दिया 20। काफी इंपॉर्टेंट योजना है भाई, पेपर में आ सकती है, याद रखना ये, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है SHG बैंक लीकेज प्रोग्राम, ये हाँ नाबार्ड का है, लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम है। नेक्स्ट चलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs, ठीक है। आरबीआई ने क्या कर दिया, आरबीआई तो इन सब का वो है, किंग है सब चीजों का फाइनेंस में। तो आरबीआई बैन 4 NBFC, आरबीआई ने 4 NBFC को क्या कर दिया, बैन कर दिया है। ग्रांटिंग लोन एक्सरसाइज इन पावर अंडर सेक्शन 45L। अब ये सेक्शन वैक्शन तो कोई पूछेगा नहीं, क्यों,
क्यों नहीं पूछेंगे, आरबीआई एक्ट में पता नहीं कितने सेक्शन है, बस इसकी पावर थी, इसने बैन कर दिया। अब एनबीएफसी होती क्या है? कंपनी होती है जो रजिस्टर होती है कंपनी एक्ट 1956 या 2013। लैंडिंग एक्टिविटी में क्या होती है? एंगेज होती है। एक्सक्लूड करती है इंस्टीट्यूशन जो मेनली इन्वॉल्व होते हैं एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में, ट्रेडिंग गुड्स में, एक्सेप्ट सिक्योरिटीज, ये बात याद रखनी है। प्रोवाइड एनी सर्विसेज एंड सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब रेगुलेशन, ये इम्पोर्टेंट। एनबीएफसी अलग अलग सेक्टर में अलग अलग एनबीएफसी का रेगुलेशन अलग अलग लोग करते हैं, ये नहीं है कि सबका किसी का कोई आरबीआई करता है, ठीक है। जो हाउसिंग से रिलेटेड फाइनेंस कंपनी है उनका रेगुलेशन है नेशनल हाउसिंग बैंक करता है। सेबी से रिलेटेड जो कंपनी है रेगुलेट मर्चेंट बैंकर, वेंचर कैपिटल फंड कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, ये इनको सेबी करता है। इंश्योरेंस से रिलेटेड आईआरडीए करता है। स्टेट गवर्नमेंट करती है चीट फंड को, ये आ सकता है जैसे स्टेट चीट फंड को कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। और निधि कंपनी को रेगुलेट की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के द्वारा, निधि कंपनी, इसको कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, ठीक है। तो ये अब देखो सर एंड में डिफरेंस क्या है बैंक एंड एनबीएफसी का, ये स्टैटिक चीज है, ऐसे पढ़ लेना, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही है कि एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इसलिए जो एनबीएफसी है वो do not form part of payment and settlement system and can not issue check drawn on itself, ये बात याद रखना भाई। स्टैटिक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं। जो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी है डीआईसीजीसी, वो अवेलेबल नहीं है एनबीएफसी को, ठीक है। डीआईसीजीसी क्या है? अगर मान लो आपका 5 लाख तक का पैसा बैंक में और बैंक डिफॉल्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो आपको मिल जाएंगे, इंश्योरेंस है वो आपका। लेकिन एनबीएफसी में तो वो नहीं मिलेंगे, समझ में आई बात, ठीक है। डीआईजीसी ऑल कॉमर्शियल बैंक को इंक्लूड करती है, फॉरेन बैंक फंक्शनिंग इन इंडिया उनको भी, लोकल एरिया बैंक को भी, रीजनल रूरल बैंक को भी इम्पोर्टेंट है। इंश्योर करती है ऑल बैंक डिपॉजिट को, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 5 लाख, मैंने आपको बता दिया। स्केल बेस्ड रेगुलेशन क्या है? एनबीएफसी को सेग्रीगेट कर दिया 4 लेयर में, साइज, एक्टिविटी, इसमें कुछ नहीं है, टॉप लेयर, ये लेयर छोड़ो बस ये याद रखना, बेस में लेस देन 1000, फिर 1 से ऊपर हो जाती है। नेक्स्ट है एनबीएफसी P2P, प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म लैंडिंग। एनबीएफसी P2P लैंडिंग इन्वॉल्व करता है लैंडिंग एंड बोरोइंग मनी डायरेक्टली थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे गूगल पे से लोन ले लिया, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक, ठीक है। तो लिमिटिंग जो एक्सपोजर है लेंडर का अक्रॉस ऑल P2P प्लेटफॉर्म इज दिस, इतना है, कितना है? 50 लाख, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब आगे चलते हैं। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है? आरबीआई ने क्या किया है? आरबीआई बाई एनुअल यानी कि 6 महीने में एक बार रिपोर्ट है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वो हाईलाइट करती है कि अचीवमेंट इन एनपीए, अच्छी अचीवमेंट हुई है। एनपीए होता क्या है? कोई भी लोन या एडवांस जो ओवर ड्यू होता है, मान लो 10 तारीख को देना था, 10 जनवरी को, 10 जनवरी के 90 दिन तक और ना दें उसको, मोर देन 90 डेज, ग्रोस एनपीए रेफर टू द, जितने भी एनपीए उनको अगर जोड़ दें तो ग्रोस, ग्रोस मतलब सभी को, ठीक है। उसके बाद अलग अलग एसेट आते हैं, जैसे सब स्टैंडर्ड एसेट आते हैं, 12 महीने तक वो एनपीए में पड़ा रही, फिर सब स्टैंडर्ड में 12 महीने तक पड़ा रही, डाउटफुल, फिर उसको लॉस एसेट की कैटेगरी में कर दिया जाता है, बट उसको रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है, बट वो फुली रिटर्न ऑफ नहीं होता। इट मीन्स रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है? जो बैंक्स हैं उस लोन को अपनी जो सीट है उससे क्या कर देते हैं? इरेज कर देते हैं, सो दैट जो बैंकों को अपनी फिजिकल हेल्थ है वो अच्छी रहे उनकी, वो ऐसी ना देखे, ठीक है। तो वो अपनी सीट से टेम्परेली मिस वो कर देते हैं उसको, बट इट मीन्स ये नहीं है कि उसको माफ कर दिया, नो।
नेक्स्ट है जी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल क्या है? पैक्स लेवल फॉर्मेट 2010 में एस्टेब्लिश हुई स्ट्रेंथ करने के लिए, ठीक है, बैंक्स वगैरह को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। इसके चेयरमैन है वो सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं एंड हेड होते हैं अलग अलग सेक्टर के, सेबी, पीएफआरडीए, आरडीआई, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सेक्रेटरी, फाइनेंशियल सर्विस, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। एनपीए को कम करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए हैं? सरफासी एक्ट, इन आईबीसी एक्ट, ये तो है ही है। आईबीसी में इंडिविजुअल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रवाह पोर्टल, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन, ऑथोराइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रवाह पोर्टल की क्या फुल फॉर्म है? सिक्योर एंड सेंट्रलाइज वेब बेस्ड पोर्टल है जो सीक ऑथोराइजेशन, लाइसेंस और रेगुलेटरी अप्रूवल सीक करता है। नेक्स्ट है आरबीआई रिवाइज्ड एनपीए प्रोविजन नॉर्म्स फॉर कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक के लिए इसने क्या किया, रिवाइज भी किए हैं, ठीक है। न्यू नॉर्म्स है। बैड एंड ये कुछ नहीं है। प्रोविजनिंग मीन क्या होता है? देखो ये इंपॉर्टेंट है टर्म प्रोविजनिंग। बैंक जो होता है, बैंक ने जो पैसे दिए हैं, मान लो बैंक ने जो लोन दिया, 100 रुपए का लोन दिया, उसमें से उसको जो इंटरेस्ट मिला, मान लो 50 रुपए इंटरेस्ट मिला, ठीक है। और बैंक ने एक जगह और 30 रुपए का लोन दे रखा था, पता है कि ये नहीं आएगा, इसको कवर करने के लिए बैंक इस प्रॉफिट में से पैसे रख लेगा 30 रुपए अपने पास, तो उसको बोल देते हैं प्रोविजनिंग। को लैंडिंग क्या होता है? जब दो लोग मिलके किसी तीसरे को लैंडिंग करें। मल्टीपल लेंडर प्रोवाइड लोन टू बोरोवर, ठीक है। आरबीआई के अकॉर्डिंग बैंक एंड एनबीएफसी वो को लैंड कर सकते हैं प्रायोरिटी सेक्टर को, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, बट विद ए मिनिमम 20% क्रेडिट रिस्क ऑन एनबीएफसी। एनबीएफसी पे क्रेडिट रिस्क कितना हो सकता है? बस 20%, बाकी इस पे बैंक। बैंक को को लैंडिंग के लिए अलाउड नहीं है। एनबीएफसी बिलोंगिंग टू प्रमोटर ग्रुप, जो भी एनबीएफसी प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करती है उसके लिए, मतलब कि क्या है, बैंक को अलाउड नहीं है उसके साथ ये एग्रीमेंट करना, ठीक है। आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्या है? विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर बड़ा प्यारा टॉपिक है यार। जिसके पास पैसे होते हैं उसके बावजूद भी पैसे नहीं देना चाहते वो लोग, को बोलते हैं विलफुल डिफॉल्टर, ठीक है। तो आरबीआई ने डायरेक्शन इशू की है, ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर एंड लार्ज डिफॉल्टर अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी एक्ट। विलफुल जो डिफॉल्टर है उनको माना जाता है, देखो ये जरूरी है, 25 लाख एंड अबव का जिसके ऊपर लोन हो। लार्ज डिफॉल्टर जिनका 1 करोड़ या उससे ज्यादा का लोन हो, ठीक है। इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट क्या होता है? टर्म एंड एलोकेशन ऑफ कोलेटरल बिटवीन कॉमन लेंडर इन द इवेंट। मान लो मैंने और मेरे दोस्त ने, मैं हूँ ए, मेरा दोस्त है कोई आर, हम दोनों ने क्या किया, मिल के पैसे दे दिए 100 करोड़ रुपए। किसको? किसी बंदे को, बी को। तो बी ने गिरवी रख रखा था हमें ऐसी चीज जो कि 80 करोड़ रुपए की बिक सकती है, ठीक है। तो 80 करोड़ में से मेरा रेशियो क्या होगा और मेरे दोस्त का रेशियो क्या होगा, उसी एग्रीमेंट को बोलते हैं आईसीए, इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट। नेक्स्ट है जी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। आरबीआई ने इशू किया न्यू गाइडलाइन स्ट्रीमलाइन करने के लिए, अपॉइंटिंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है। इंसॉल्वेंसी क्या होती है? बैंक्रप्सी। इंसॉल्वेंसी होती है जब आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ जाए, असेट से ज़्यादा लाइबिलिटी हो जाए, और जब वो लीगली आपको डिक्लेयर कर दे कि लीगल प्रोसेस है जो इंसॉल्वेंसी को फॉलो करती है, जहाँ कोर्ट या ट्राइब्यूनल डिक्लेयर करता है कि ये पे नहीं कर सकता डेट, तो आपको बैंक करप्ट माना जाता है, ठीक है। तो ये है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या है? वो कलेक्ट करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंसॉल्वेंसी को रिजोल्यूट करने के लिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होते हैं। नेक्स्ट अपीलेट ट्राइब्यूनल, एक ट्राइब्यूनल होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल हो गया जैसे, ठीक है। एक डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल होता है, डेब्ट रिकवरी के लिए 180 दिन लेता है। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल हो गया 180 डेज, ये सारी चीज। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई, ठीक है।
तो ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इस कोड के अंदर क्या है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर में आती है। रेगुलेटरी ओवरसाइट सर्विस प्रोवाइडर को रेगुलेट करती है। चेयरपर्सन में 3 मेंबर होते हैं, 1 मेंबर आरबीआई नॉमिनेट करता है, 5 अदर मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। स्ट्रेस जो कॉर्पोरेट एमएसएमई है उसके लिए ये था, कुछ नहीं है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, आरबीआई ने इशू किया है मास्टर डायरेक्शन आरबीआई अंडर सरफेसी एक्ट 2002। इसमें क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो एनपीए को परचेज करते हैं बैंक से एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, और सो दैट वो उनकी बैंक सीट को क्लीन कर सके, ठीक है। तो ये होती है नेशनल असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो असेट्स रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी है वो रिजोल्व कर देती है असेट्स को विद इन ए मैक्सिमम ऑफ 8 ईयर ऑफ एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड रीडीम द सिक्योरिटी रिसिप्ट रिप्रेजेंटिंग द असेट्स। तो 8 साल होती है, बात याद रखना। असेट एक्वायर करती है बैंक से, सिक्योरिटी रिसिप्ट, स्ट्रेस लोन के लिए सिक्योरिटी रिसिप्ट ले लेती है डिस्काउंट पे। फायदा तो उसको तभी होगा ना, एआरसी चार्ज करती है मैनेजमेंट फी 1.5 to 2% ऑफ एसेट वैल्यू एनुअली। एसेट की जो वैल्यू है उसका 2%, ठीक है। सरफासी एक्ट है, ये भी है, ठीक है। नेट ओन फंड है, रजिस्ट्रेशन ये कुछ नहीं है। तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, क्रेडिट के बारे में जो कंपनी इंफॉर्मेशन देगी। लाइसेंस कौन करता है, मतलब लाइसेंस आरबीआई देता है उनको और रेगुलेट की जाती है 2005 के एक्ट के अकॉर्डिंग। हाउस होल्ड सेविंग, हाउस होल्ड सेविंग क्या होती है, अब जो भी लोग मतलब सेविंग वगैरह करते हैं, ठीक है, तो अब देखो जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है, न्यूज ये है कि उन्होंने बोला कि जो हाउस होल्ड सेविंग है वो टॉप में रहेंगी, रिमेन टॉप नेट लेंडर टू द इकोनॉमी इन द कमिंग डिबेट में, ठीक है, डिकेड में, ठीक है। जितने भी करेंसी हाउस होल्ड सेविंग कैटेगराइज है, जैसे फाइनेंशियल सेविंग, करेंसी डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो डिक्लाइन इन फाइनेंशियल सेविंग, अगर फाइनेंशियल सेविंग ना हो हाउस होल्ड, चैलेंज हो जाता है बैंकिंग सेक्टर के लिए, क्योंकि हमारी सेविंग कहाँ जाती है, बैंक्स में, बैंक्स वापिस उधार दे देते हैं। इन मेंटेनिंग लिक्विडिटी एंड मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क, फिजिकल भी हो जाते हैं हमारी सेविंग, जैसे फिजिकल एसेट्स सेविंग मेड इन गोल्ड सिल्वर, इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो ये ट्रेंड है, ट्रेंड इंपॉर्टेंट होता है। जैसे 2011-12 में हाउस होल्ड सेविंग ये थी, ठीक है, फिर 22% ऐसे करके ये जो ये वाली है फाइनेंशियल सेविंग। फाइनेंशियल सेविंग देखो ये बढ़ रही है, एक बार घटी भी है। ये फिजिकल सेविंग, ठीक है, ये फिजिकल सेविंग है, ये ज़्यादा बढ़ रही है, ये इसका ट्रेंड। और ये है हमारी कौन सी सेविंग है, ये हाउस होल्ड सेविंग वाली लाइन है ये, ठीक है। तो ये अब चलते हैं फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं। फैक्टर तो सभी इन्फ्लुएंस करते हैं, इनकम लेवल, इंटरेस्ट लेवल, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक स्टेबल, सोशल स्टेबिलिटी, कुछ नहीं। अब ये था हमारा पहला जो टॉपिक था, मनी एंड बैंकिंग, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके पीवाईक्यू देख लेते हैं हम लोग। पहले टॉपिक के जो पीवाईक्यू हैं, सबसे पहला टॉपिक का जो पीवाईक्यू है, डिजिटल रूपी। डिजिटल रूपी आपने खुद सोल्व करना है, ये डिजिटल रूपी से रिलेटेड है। सेकंड है फॉरेन बैंक से रिलेटेड, मैंने बोला था बैंक से, टाइप ऑफ बैंक से क्वेश्चन आ जाते हैं। आरबीआई से रिलेटेड, आरबीआई एक थीम है, मैंने बोला था आरबीआई के गवर्नर से रिलेटेड आ गया। मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव से, मैंने बोला था डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से आ गया। तो ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं। तो इस तरह से हमने सेक्शन एक पार्ट को कंप्लीट कर लिया है इसके, और इसमें थे जी टोटल 12 टॉपिक। अगले वाले में 6 ही टॉपिक हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम अगले वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू गाइज, थैंक्स ए लॉट। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सो दैट आगे वीडियो लेके आने के लिए मोटिवेशन बना रहे और आप लोगों को सही से गाइडेंस मिल सके। तो थैंक यू गाइज, थैंक्स ए लॉट।